हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो फटाफट से आ जाइए। वैसे तो आ चुके हैं और इंतज़ार करने के लिए, थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारा जो डिजिटल इंडिया है थोड़ा कभी कभी है ना अटक जाता है, इस वजह से। तो बिना किसी देर करे हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। आप सभी को पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी। और इसमें अभी हमारा गद्य भारती चल रही है, गद्य गरिमा, गद्य भारती जो भी आप कहो। और उसमें अभी हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 6, जिसका नाम है भाषा और आधुनिकता। लिखा गया है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के द्वारा। और ये है भाग हमारा 3 यानी कि लेक्चर नंबर 3, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हमने रेड्डी जी का जीवन परिचय और लेक्चर नंबर 2 में हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया था भाषा और आधुनिकता के बारे में। जो आधा पार्ट अभी और बचा है वो आज हम क्लियर कर देंगे। और कल इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। कल होगा, आज नहीं होगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3, भाषा और आधुनिकता। हम देखेंगे भाषा को कैसे आधुनिक बनाना है, मॉडर्न बनाना है। कभी कभी हमें परिवर्तन भी जरूरी होता है, जैसे जीवन में परिवर्तन है वैसे भाषा में भी परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। आज की वर्तमान स्थिति को भी आप देख सकते हो। हमारी हिंदी भाषा में अंग्रेजी के उन शब्दों को इतनी ज़्यादा स्थायित्वता दे चुके हैं, इतना ज़्यादा फिट कर चुके हैं कि अब कई बच्चों को याद ही नहीं रहता है। तो शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं, एडवांस को बोलते हैं अग्रिम। क्या बोलते हैं मैं लिख कर बता देती हूँ यहाँ पर। एडवांस को क्या बोलते हैं भाई? अग्रिम। क्या बोलते हैं? अग्रिम बोलते हैं, ठीक है। अग्रिम यानी कि एडवांस। तो यहाँ से हमें शुरू करना था, क्योंकि अब तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था कि भाषा में आधुनिकीकरण कैसे आवश्यक है, कौन कौन से शब्द है जो हिंदी भाषा में प्रवेश कर गए हैं, यथावत आ गए हैं। कभी कभी संस्कृति भी हम अपना लेते हैं, तो फिर शब्दों को अपनाना क्या बुरा है। उससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन सरल हो जाता है, हमारा आचार विचार सरल हो जाता है, हमारा व्यवहार सरल हो जाता है। तो आगे की पंक्तियों में हम देखेंगे कि विदेशी शब्द, हमने देशी शब्द देख लिए थे, जैसे विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है। खास तौर पर 2 तरह के होते हैं। प्रांतीय भाषाएं क्या होती है? आपकी क्षेत्रीय भाषा बोल सकते हो इनको। क्या बोल सकते हो इनको? क्षेत्रीय भाषाएं। कि प्रांतीय भाषा यानी कि क्षेत्रीय भाषाएं। क्षेत्रीय भाषाएं जो आप बोलते हो, बोलचाल की भाषाएं है जिसमें आप आचार व्यवहार करते हो। हम यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा की बात नहीं कर रहे हैं कि हिंदी में आ गए, लेकिन हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें हम अन्य भाषाओं का समावेश कर लेते हैं, जिससे हमारा जो आचार व्यवहार है, जो हमारा वाद व्यवहार है, वो सरल हो जाए। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वस्तु सूचक और एक होता है भाव सूचक। वस्तु सूचक चीजों को समझना, भाव सूचक भावनाओं को समझना, उसमें क्या अच्छाई है, क्या सही है, क्या बुरा है, वो सोचने समझने की शक्ति। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। देखा है ना, हर एक समय में, हर एक सदी में या हर 10 सालों में आपको कोई ना कोई नई चीज़ें मिल जाएगी। पहले कुछ भी नहीं था, आज कंप्यूटर का विकास हो चुका है, हम ग्लोबल हो चुके हैं इस नेटवर्किंग के माध्यम से। साथ में इतनी तरह की मशीन है, जैसे पहले टेलीफोन ही था, टेलीफोन के बाद में स्मार्टफोन बना, अब तो डिजिटल फ़ोन आ गया बिल्कुल ही, अब आईफोन आ गया है। तो बहुत ज़्यादा जो विज्ञान है, साइंस ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है। कपड़े धोने की मशीन आ गई है, बर्तन साफ़ करने की मशीन है, आटा लगाने की मशीन है। मैं घरेलू में गृहिणी हूँ तो मुझे पता है कि ये मशीनें महिलाओं के लिए कितनी आवश्यक हो गई है आज की तारीख में। पोछा, आजकल तो सफाई करने की भी मशीनें आती है। हर चीज़, अगर रोटियाँ भी बनानी है तो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जहाँ पर ट्रस्ट के तौर पर खाना बनाया जाता है, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाया जाता है, तो वहाँ रोटी बनाने की भी मशीन है, सब कुछ बनाने की मशीन है। आप खाना बनाने के लिए भी ये भी रेसिपी देखते होंगे, तो बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होती है उनमें बड़ी बड़ी मशीनों से मिठाइयाँ तक बन जाती है। तो मशीनों ने आज अपना, मनुष्य के हाथों का जो स्थान है वो मशीनों ने ले लिया है। तो ये किसकी कारण है? ये केवल और केवल विज्ञान की प्रगति के कारण है। लेकिन विज्ञान कहीं हद तक तो सही है कि हमारे कामों को आसान बना रहा है, लेकिन कहीं हद तक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे भुखमरी बढ़ रही है। क्योंकि बेरोजगार है, 10 आदमियों का काम एक मशीन कर रही है, तो एक व्यक्ति उसके पास खड़ा रहेगा, बाकी 9 व्यक्ति जो है वो बेरोजगार हो गए। उनका परिवार कैसे चलेगा? तो ये भी एक नकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है विज्ञान की प्रगति के कारण। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नाम।
संज्ञा किसे बोलते हैं? नाम को बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का, किसी भाव का, किसी भी जानवर का, कोई भी चीज़ है उसका अगर नाम है, हम बोलेंगे भाई चीज़ लाना, हम बोलेंगे वस्तु लाना, तो आप समझ जाओगे क्या? नहीं समझ पाओगे ना। आप क्या बोलोगे? नाम है इसका। क्या नाम है भाई? एक नाम होता है भाई, वो नाम से पुकारो तब हम आएंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ बोलती थी बच्चे है, बच्चे है, बच्चे है, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। फ़ोन में वो बोल देती कि ये स्टूडेंट आया है, ये स्टूडेंट आया। भाई कौन आया है? पर्टिकुलर किसी का नाम होता है ना, संज्ञा दी गई है ना भाई, उस नाम से पुकारना है। तो ऐसे ही वस्तुओं का नाम होता है। जैसे ये क्या है भाई? ये पेन है, ठीक है, पेन टाइप है। ये क्या है? ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, इसका नाम है। अगर दीवार पर लगा हुआ होता तो ब्लैक बोर्ड होता। क्या होता? वो ब्लैक बोर्ड। आजकल ग्रीन बोर्ड भी आते हैं, वाइट बोर्ड भी है। नाम है ना सबके, अलग अलग नाम दे रखे। आप मुझे जिस माध्यम से देख पा रहे हो वो कैमरा है, ठीक है। तो हर वस्तु का नाम है, उसको एक संज्ञा दे दी जाती है। जैसे इस कैमरे का आविष्कार किया है, इस कंप्यूटर का आविष्कार किया है, तो इनको भी तो संज्ञा दी है, यानी कि नाम दिया है। तो जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दे दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि का मतलब होता है निर्माण, कि जिस देश में उसका निर्माण होता है, की जाती है, वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्राय अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में ही दिक्कत होती रहेगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, संगणक यंत्र। अब भाई उर्दू भाषा में कुछ और नाम दे दिया, अरबी भाषा में कुछ और दे दिया, फ्रेंच में कुछ और दे दिया, चाइनीज़ में कुछ और दे दिया, जापानीज़ में कुछ और दे दिया नाम। इधर भी हमारे यहाँ पे गुजराती में कुछ और दे दिया, राजस्थानी में, मारवाड़ी में कुछ और बोलने लग गए, साउथ की लैंग्वेज है, साउथ साइड में कुछ और नाम दे दिया। तो आप उस चीज़ की जब मार्केटिंग कर रहे हो, उस चीज़ का आदान प्रदान कर रहे हो, जो भी वस्तु है, तो आपको कठिनाई होगी नहीं होगी? होगी ना। तो कोई भी वस्तु है, वैज्ञानिक आविष्कार हुआ है, विज्ञान के तहत उसका आविष्कार हुआ है, और जिस देश ने उसका आविष्कार किया है वह देश उसका एक पर्टिकुलर नाम सोचेगा, उसका नाम रखेगा। जैसे हमारे घर में बच्चा होता है तो उसका नाम हम ही रखते, कोई और थोड़ा ना रखेगा, और सभी व्यक्तियों को उसी नाम से पुकारना पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी नाम हो। वैसे ही जो देश जिस वस्तु का निर्माण करेगा, उसकी सृष्टि करेगा, उसका आविष्कार करेगा, वह देश ही उसका नाम रखेगा, और वह नाम बिना परिवर्तन किए, अगर वैज्ञानिक आविष्कार के तहत हुआ है तो बिना परिवर्तन किए पूरे ग्लोबल यानी कि पूरे वर्ल्ड को उसी नाम से उसे जानना पड़ेगा, तभी आसान होगा। अदरवाइज तो क्या होगा? मुश्किल हो जाएगी उस चीज़ को समझने में, उस चीज़ को जानने में। जैसे रेडियो भी भाई, टेलीविज़न, स्पुतनिक, प्राय सभी भाषाओं में इनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होते हैं। रेडियो को रेडियो ही कहा जाता है, टेलीविज़न को टेलीविज़न ही कहा जाता है, स्पुतनिक को स्पुतनिक ही कहा जाता है। एक उदाहरण देखिए, सीडी लगाना। क्या है? सीडी लगाना। ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से, अनादि का मतलब होता है अनंत काल से, जब काल शुरू हुआ था, जब समय लगा था, अनादिकाल से भारत में एक ही साधन मौजूद था। क्या था भाई? सीडी। आप किसके माध्यम से जा सकते हो? स्टेयर्स, सीढ़ियों के। अब हमारे देश में तो कई नाम है, इंग्लिश में से स्टेयर्स बोलते हैं, हिंदी में सीढ़ी बोलते हैं। आप इधर यूपी बिहार साइड जाओगे तो जीने बोलते हैं, जीने पे जीने चढ़ जाओ, ठीक है। और भी कई पगडंडी तो कुछ और होती है, और भी कई भाषाओं में अलग अलग शब्द है। तो भारत में एक ही साधन मौजूद था, वो था सीढ़ी। औद्योगिक क्रांति ने आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया है। जैसे लिफ्ट का निर्माण कर दिया है, एलिवेटर का निर्माण कर दिया है, एस्केलेटर का निर्माण कर दिया है। लिफ्ट तो मुझे पता है और एस्केलेटर भी पता है, एलिवेटर का मुझे नहीं पता क्या है। तो एस्केलेटर क्या होता है? जब आप किसी मॉल में जाते हो या रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो या बस स्टैंड पे जा रहे हो, तो वहाँ आप खड़े हो जाते हो और वो अपने आप से जो सीढ़ी चलती है उसको क्या बोलते हैं? एस्केलेटर बोलते हैं। तो लिफ्ट भी पता है आपको, जो इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट होती है आपके घरों में, या कोई सोसाइटी है या फ्लैट है, वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यानी कि ऊपर 40-40 फ्लोर के होते हैं, 100 विदेशों में तो 100 से भी ज़्यादा फ्लोर के होते हैं। तो इतनी ऊपर सीढ़ियाँ इंसान कैसे चढ़ेगा? तो उसके लिए लिफ्ट का
इंतजाम किया गया था, लिफ्ट का आविष्कार किया गया। तो अलग अलग नाम है। अब लिफ्ट देखिए, इंग्लैंड में भी लिफ्ट बोलते हैं, अमेरिका में भी लिफ्ट बोलते हैं, जापान में भी बोलते हैं, इंडिया में भी बोलते हैं, सब जगह लिफ्ट ही बोलेंगे। अगर अलग अलग नाम रख देंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। मनुष्य कहीं और जगह लिफ्ट से जाना, भाई कहाँ से जाना है, भाई सीढ़ियाँ जाननी है मुझे, तो जीने चढ़ना है, तो वो कैसे समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा। तो वैज्ञानिक आविष्कार, जो देश जिस चीज का आविष्कार करता है वो उसका नाम रखता है, और पूरे वर्ल्ड को, सभी को उस नाम को स्वीकार करना होता है, तभी सब कुछ आसान होता है। भारतीयों के लिए बिल्कुल नए शब्द है, बिल्कुल लिफ्ट, एलिवेटर, एस्केलेटर सब नए शब्द थे, और इसलिए भारतीय भाषाओं में इसके लिए अलग अलग नाम द्रव्य नहीं होते। इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अब भारत में जो शब्द बने हैं वो प्राचीन काल से बने हुए हैं, शुरुआत से बने हुए हैं। हिंदी व्याकरण में जो बने हुए हैं वो भी शब्द शुरुआत से बने हैं। हिंदी लेखन साहित्य में जो शब्द बने वो भी शुरुआत से बने हुए हैं। अब इन अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का रूपांतरण अगर हम करने जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, हम इन शब्दों का रूपांतरण नहीं कर पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जरूर कर सकते हैं। फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया, और अंग्रेजी से रूसी ने कर लिया है। समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत भी आपको अच्छे से, कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। भाषा और आधुनिकता क्या है, किस प्रकार से भाषा में आधुनिकीकरण लाना चाहिए, कैसे स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। जैसे उष्ण एक भाव है, उष्ण क्या है, एक भाव है। गर्म पानी यानी कि गर्मी क्या होती है, एक भाव होता है। गर्मी दिखाई देती है कि आपको कैसी है। शीत भी शीतोष्ण होता है, वो भी भाव है। शीत भी भाव है। अब मौसम तो वही है, लेकिन आपको कैसे लग रही है, सर्दी लग रही है, एक भाव है, दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही उष्ण यानी कि गर्माहट भी क्या होती है, एक भाव होता है। जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना होता है तो हम कश्मा कहते हैं, और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम ताप कहते हैं। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके अन्य पहलू और स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। अब हम कह रहे हैं उष्ण है भाई, और ये उष्ण क्या है भाई, वैज्ञानिक शब्द है, हिंदी वैज्ञानिक शब्द हो गया है उष्ण, लेकिन हमें समझ में नहीं आया भाई ये कैसा शब्द है, उष्ण का मतलब क्या होता है, हर कोई नहीं समझ पाता। लेकिन हम क्या करेंगे, उसका पर्यायवाची शब्द बोलेंगे, या तो हम ताप बोलेंगे, या गर्माहट बोलेंगे, गर्म बोलेंगे, जो भी कश्मा बोलेंगे। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द होते हैं, तो हम पर्यायवाची के आधार पर उसका भाव समझाने का प्रयास करें कि उष्ण क्या है भाई, ताप है। ताप का मतलब क्या है भाई, गर्म है, गर्मी है। ठीक है, इस तरह से हम पर्यायवाची के माध्यम से उन तत्वों को समझाने का प्रयास करेंगे। जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम कश्मा कहते हैं, और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम ताप कहते हैं। पर्यायवाची के रूप में कह दिया कि किसी को समझाना है तो कोई कश्मा कह के समझा रहा है और कोई ताप कह के समझा रहा है, और किसी ने उष्ण कहा है तो वो शुद्ध साहित्यिक भाषा हो गई है, संस्कृत निष्ठ भाषा हो गई है। संस्कृत निष्ठ भाषा को हमने फिर ताप कह दिया तो गर्मी कह दी, तो फिर समझ में आ गया भाई हाँ इसका मतलब क्या है, ताप है, गर्मी है। वस्तु तो अपनी मूल भाषा में उष्ण, उष्मा, ताप, इनमें उतना ही अंतर नहीं जितना अब समझा जाता है। पहले अभ्यास की कमी, अभ्यास का मतलब क्या होता है, परिश्रम। परिश्रम की कमी के कारण जो शब्द कुछ बंधु मां विपरीत से प्रतीत होते थे, ठीक है, वे ही कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्व प्रचलित होते हैं। पहले तो देखिए उष्ण, उष्मा, ताप हम अलग अलग शब्दों को बोलते थे, लेकिन कुछ शब्द हमको समझ में नहीं आते थे। लेकिन अब प्रचलित भाषा में क्योंकि ज़्यादा अभ्यास, पहले इतना अभ्यास नहीं होता था, प्रैक्टिस नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि कभी जो साइंस के स्टूडेंट है, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, हिंदी माध्यम में साइंस पढ़ रहे हो, उसमें हिंदी में जैसे आप रिफ्लेक्शन को कुछ और कह रहे हो, रिप्रोडक्शन को कुछ और कह रहे हो, जर्मिनेशन को कुछ और कह रहे हो, तो हिंदी में उन शब्दों का एक शब्द दिया गया है। उन जो अंग्रेजी भाषा के जो शब्द है साइंस के अंदर, उनका हिंदी में एक अलग शब्द दिया गया है। अब वे शब्द अगर हमारे सामने आ जाते हैं, मैं हिंदी की टीचर हूँ या संस्कृत पढ़ाती हूँ, अब मेरे सामने वो सारी चीज़ें आ जाती है जैसे, तो मैं क्या करूँगी भाई, उनको समझने में मुझे कठिनाई होगी। कई हिंदी के शब्द ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो मुझे वो ज़्यादा टफ लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो नहीं पढ़ाए जाते हैं। आपके पढ़ाए जाते हैं क्योंकि आप अभ्यस्त हो, आपको डेली वो शब्दों को पढ़ना है और आपको उसका मीनिंग पता है, तो आपके लिए तो आसान है। लेकिन मैं अभ्यस्त नहीं हूँ,
मैंने मेहनत भी नहीं करी उनको समझने में। जब मैं उनका हल ढूंढने की कोशिश करूंगी तब मुझे समझ में आएगा कि क्या है। तो जो जिस शब्द से अभ्यस्त रहता है उसको भी आसानी हो जाती है। और कभी कभी अगर हमें वे शब्द बार बार हमारे पास आने वाले हैं तो हमें फिर उसका अभ्यास करना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और नहीं आ रहा है तब भी हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। आगे देखिए, नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। चाहे नया कितना भी हो, कितने भी नई चीज़ों को आपने इंक्लूड कर दिया है, किसी भी चीज़ में आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आप किसी को व्याख्या कर रहे हो, किसी शब्द का अर्थ बता रहे हो, तो वो ऐसा अर्थ बताइए जिससे सामने वाला समझ पाए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि नवीनीकरण, कि आप भाषा में नयापन ला रहे हो, तो वो नयापन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाषा ही कठिन हो जाए, दुरू हो जाए, समझने के योग्य ही नहीं रह जाए। आप नवीनीकरण इस प्रकार का लाइए जिससे भाषा आसान रहे, सरल भाषा में, शुद्ध भाषा में सुबोध हो सके। कि नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हो, कि नवीनीकरण कितना ही जरूरी कार्य क्यों न हो, ठीक है, क्यों न हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह नहीं भूलना चाहिए कि नवीनीकरण करते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है, कि अच्छी तरह से समझाना है कि जो भी बात कही जा रही है, जो भी शब्द अंकित किए जा रहे हैं, जो भी लिखा जा रहा है, उसका मतलब यह है कि हमें हमारी बातों को, हम जो कहना चाह रहे हैं उसको अच्छी तरह से स्पष्ट किया जाए ताकि पाठक को आसानी से समझ में आ जाए। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। अगर किसी भी भाषा के अंदर स्पष्टता नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उसने नवीनीकरण तो कर डाला लेकिन भाषा को कैसा बना दिया, दुरू बना दिया, कठिन बना दिया। अब तो और भी ज़्यादा समझ में नहीं आती। तत्सम के शब्द इतने गूढ़ कर हिंदी में भर दिए कि समझ में आता ही नहीं है, तो लोग बोलना ही छोड़ दिया। हिंदी ही नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? क्योंकि आसान नहीं है भाई, इसलिए हिंदी को आसान बनाया गया है। हिंदी नहीं, कई भाषी क्षेत्रों को, कई भाषाओं को आसान बनाया गया है। उसके अंदर जो कठिन शब्द थे उनको हटाकर आसान शब्दों को रखा गया है। चाहे नवीनीकरण किया गया हो, चाहे दूसरी भाषा के शब्दों को इंक्लूड किया गया हो, तो उनको इस तरह से रखा गया है जिससे समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। और अगर हम भाषा में सुस्पष्टता और निर्दिष्टता यानी कि क्लियरिटी नहीं रखेंगे तो भाषा कैसी हो जाएगी, दुरू हो जाएगी, कठिन हो जाएगी, और धीरे धीरे उस भाषा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लोग उसे यूज में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो रहा है भाई। जिन भाषाओं को यूज में लेने में उनको मुश्किल हो रही है, वो भाषा तत्व समाप्त हो जाते हैं। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए कि नए शब्दों का निर्माण अगर कोई देश कर रहा है तो उसको यही बात सोचनी चाहिए कि ये जो शब्द है, पूरा देश, पूरी सृष्टि, पूरा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के लोग हैं, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो आसानी तौर पर बोल सकते हैं, इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका उच्चारण हम आसानी से कर सकें। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सके। पूर्वाग्रह होते हैं कई सुनी बातें, हम कई सुनी बातों को नज़रअंदाज करें, और हमें सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द है उसकी मूल आत्मा यथावत बनी रहे, ठीक है। जो शब्द है, जो कहना चाह रहा है, किसी वैज्ञानिक आविष्कार को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, उसका प्रतिनिधि करना चाह रहा है, तो वो प्रतिनिधि तो करे लेकिन साथ ही सुस्पष्ट और निर्दिष्ट हो सके जिससे वो अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सके। क्लियर हुआ इतना? आगे देखिए, अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही है। किसकी भाषा रही है भाई? शासकों की, और आज भी शासकों की है, और भाव दासता की निशानी है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और जो भाव है वो दासता की, गुलामी की निशानी है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाए तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजों का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों का जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी हो जाएगी। बिल्कुल जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला वही है इसका तात्पर्य, कि अगर हम अंग्रेजी में आए शब्दों का रूपांतरण करने लग गए, रेडियो का रूपांतरण करने लगे, हम रेडियो की जगह कुछ और बोलने लगे। यहाँ पर मैंने रेडियो लिखा, ठीक है। हिंदी भाषा की एक सबसे अच्छी विशेषता यह है कि आप जैसा बोल रहे हो ना वैसा लिख रहे हो। जैसे रेडियो में हमने क्या लिखा?
RADIO, ये आपका रेडियो की स्पेलिंग है। अब इस रेडियो को आपने ऐसा लिखा है RADIO, इंग्लिश में आपने क्या पढ़ा रेडियो, इसको आपने इंग्लिश में ऐसा ही लिख दिया रेडियो, ये रेडियो लिख दिया। अब इस रेडियो की जगह आप बोल रहे हो भाई ये नहीं, मुझे तो कुछ और शब्द चाहिए था, ये थोड़ा मुझे कठिन लग रहा है। आप कुछ और शब्द रख दोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी समझने में, आसानी नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, आप उसका अनुवाद कैसे कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो हम ये सोचें कि अंग्रेजों की भाषा शासकों की भाषा रही है और इसका जो भाव है, यानी कि अंग्रेजों की क्या है भाई, ये तो गुलाम, हमें गुलाम बनाकर गए थे, तो हम इसकी भाषा को क्यों स्वीकार करें, हम इस देश की भाषा को स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो हमारी हिंदी भाषा पर अड़े रहेंगे। तो क्या फिर हिंदी आसान रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हम लंबे समय से उन अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। अगर हम उन शब्दों की जगह अब हिंदी भाषी शब्दों को रखेंगे तो फिर कठिनता आ जाएगी समझने में, आसान कैसे रहेगा। अब भाई उसके बाद में अंग्रेजों के पहले मुगल भी आए थे, फारसी भी आए थे, वे भी हमारे यहाँ रहे, और उनके आने के बाद भी हमने हमारे हिंदी के अंदर ऐसे उर्दू के शब्दों को भी समावेश कर दिया। अखबार ले लिया, इल्ज़ाम ले लिया, नज़दीक ले लिया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको उर्दू से हमने हिंदी में प्रवेश करवाया है। अगर हम अब कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो बहुत ज़्यादा क्रूर थे, इन्होंने हमारे देश को लूटा था, ये करा था, वगैरह करा था, ये तो मुस्लिम धर्म के हैं, हमारे धर्म के नहीं, और हम हिंदी भाषा के अंदर से उनको हटा लेते हैं, अब उनकी जगह शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द को रख लेते हैं, तो क्या भाषा आसान रहेगी? नहीं रहेगी, वो दुरू हो जाएगी, समझ नहीं आएगी, वो कठिन हो जाएगी। जो आसानी से समझ पा रहा था वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अब आरोप का मतलब काफ़ी बहुत साहित्यिक हिंदी के अंदर आ जाता है कि आरोप लगाना, ठीक है, या अब हम बोलते हैं इल्ज़ाम लगाना, वो ज़्यादा समझ में आ रहा है, अच्छा आपको आ रहा है। करीब समझ में नहीं आ रहा, बोलते भाई नज़दीक लेकर आ तो समझ में आ रहा है। और भी ऐसे समाचार पत्र बोल रहे हैं तो समाचार पत्र समझ में नहीं आ रहा, उनको अखबार समझ में आ रहा है, तो अखबार क्या है भाई, विदेशी भाषा का शब्द है। तो ऐसे आसान शब्दों का प्रयोग करें जिससे भाषा दुरूह न हो, सरल हो जाए। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं रहेगी। जो भाई हिंदी के पंडित है या आपकी जो भी भाषा है उसके पंडित है या जो भी आचार्य है, वो नवीनीकरण करने के लिए नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो भाषा तो भाई कठिन हो जाएगी, वो गतिशील नहीं होगी, वहीं की वहीं ठहर जाएगी। भाषा में गतिशीलता के लिए जरूरी है नवीनीकरण होना, और नवीनीकरण के लिए जरूरी है परिवर्तन होना, कि जो भी भाषाई तत्व आए हैं उनको यथावत स्वीकार करना। उर्दू के शब्दों को हमने यथावत स्वीकार किया है, हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं स्वीकार किया है। अंग्रेजी में जो शब्द आए हैं, चाहे टेलीफोन आया है, चाहे मोबाइल फ़ोन आया है, मोबाइल फ़ोन क्या है भाई, क्या है, ये भी हिंदी में अगर इसका नाम दे ले तो बहुत खतरनाक नाम है। बस, जिसको हम बोलते हैं BUS, बस को हम हिंदी में भी बस ही बोलते हैं। रेलगाड़ी को भी रेलगाड़ी अलग है, उसका और भी नाम दूसरा अलग आ जाता है, आप ढूंढिएगा कभी क्या होता है, ठीक है। तो उसको धूमयान बोलते हैं, धूमयान। रेलगाड़ी को क्या बोलते हैं, ट्रेन को धूमयान बोलते हैं। तो ये बस है, इसका नाम भी हमने अलग दे दिया। साइकिल है, साइकिल को साइकिल बोलते हैं, या बाईसाइकिल बोलो या साइकिल बोलो, इंग्लिश ही नाम है, हिंदी का इसका नाम नहीं है। तो जो भी भाई यंत्र आए हैं, जिस देश में उसका आविष्कार हुआ है, उन्होंने एक नाम दिया है, और वो नाम फिर हर देश ने यथावत उनको वहाँ का वहाँ वैसा ही फिट कर दिया है, ठीक है। आगे देखिए, भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है। अगर प्रयोग किस रूप में हो रहा है, प्रयोग कंप्यूटर के रूप में हो रहा है। मैंने हिंदी भाषा में बोल दिया भाई कंप्यूटर, आज हम कंप्यूटर की क्लास पढ़ेंगे, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे, तो कंप्यूटर अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, अमेरिका का दिया हुआ शब्द है, क्योंकि अमेरिका में इसका आविष्कार हुआ था। अमेरिका का दिया हुआ शब्द कंप्यूटर है, तो हम इसको कंप्यूटर ही पढ़ेंगे, कोई और नहीं पढ़ेंगे। जैसे कैमरा है, तो छायाचित्र कुछ ऐसा यंत्र होता है, कैमरे का नाम मुझे भी नहीं पूरा याद आ रहा, भूल गई मैं, याद तो था लेकिन भूल गई हूँ। तो हम कैमरे को कैमरा ही बोलेंगे, कुछ और चित्र बोलने लग जाएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। तो आप उन शब्दों का प्रयोग कैसे कर रहे हो, आपने जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं या वे विदेश से जो शब्द आपके हिंदी में सम्मिलित हुए हैं, आप उनका प्रयोग कर रहे हो, तो फिर वो हिंदी में अपना स्थान, जो भी भाषा है आपकी, हिंदी में नहीं, मैं हिंदी भाषी क्षेत्र को इसलिए मैं हिंदी नाम ले रही हूँ, आप पर्सनली मत लीजिएगा कि मैम हिंदी बोल रही है, हम कहीं और से पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी बोलूँगी। तो हम हिंदी में उन शब्दों को जैसे प्रयोग करेंगे तो वो अपना स्थान वैसे ही बनाते रहेंगे। तो ये प्रयोग पर निर्भर करता है कि यदि नए शब्द, अब क्या है कि
भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम यानी कि जहाँ से उनका जन्म हुआ है, जन्म स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं, श्रव्य, दृश्य, विधान, वैज्ञानिक, कथा, साहित्य आदि। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि यदि कोई नया शब्द आया है उस पर यह डिपेंड करता है भाषा के अंदर कैसे सम्मिलित होगा यदि उसका प्रयोग किया जाए। और प्रयोग कौन करेगा भाई? जनता। तो भाषा का जो स्थायित्व है यानी कि भाषा का जो संबंध है वो प्रयोग और जनता पे डिपेंड करता है। अगर जनता उन शब्दों को प्रयोग करे ही नहीं, ठीक है, यथावत ऐसे ही अड़े रहे, या फिर नए शब्द अपने जन्म स्थान जो है यानी कि अमेरिका में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो कंप्यूटर अमेरिका तक ही रहता, तो फिर क्या होता? उसका जो भी मतलब कंप्यूटर का जो विकास होना था वो विकास ऐसा होता। कंप्यूटर के बाद में क्या आया भाई? LCD आई, LCD के बाद LED आया, फिर लैपटॉप आया। अब लैपटॉप भी अब कई तरह के हो गए हैं, कई बोलते हैं वर्जन हो गए हैं, कौन कौन से वर्जन है, नया मतलब नए नए सॉफ्टवेयर के साथ में उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति होती जा रही है। बहुत ज़्यादा, पहले बहुत ज़्यादा स्लो चलता था, अब इतना फास्ट चलता है, आप भी देखते होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हम उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। और अगर अमेरिका कंप्यूटर को वहीं तक सीमित रखता, कहीं और नहीं जाने देता, तो उसका विकास इतना हो पाता, इसका यूज़ इतना हो पाता? क्या ये दुनिया है जो इतनी आगे बढ़ पाती? क्या दुनिया एक दूसरे के बारे में जान पाती? नहीं जान पाती। तो ये डिपेंड करता है प्रयोग और जनता पर। तो यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान पर ही अड़े रहते हैं और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य क्या था कि हमारा जो आविष्कार है पूरी सृष्टि को पता चले, तो ये पता ही नहीं चलता अगर वो अपने कंप्यूटर शब्द का प्रयोग अपने तक ही सीमित रखता। ठीक है, आगे देखिए। हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक, कथा, साहित्य का प्राय नहीं के बराबर है। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति व असम्मति के आधार पर निर्भर करती है और जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के स्वरूप का मानकीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। आप लिख कैसे रहे हो वो भी जरूरी है, किस तरह से आप शब्दों को वहां रख रहे हो वो भी आवश्यक है। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है कि अगर कोई भाषा भाषी संबंधी कोई समस्या आ गई है, कोई कठिनाई आ गई है, तो वो डिपेंड करता है कि आप उस भाषा का, उस शब्द का प्रयोग कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसका पर्यायवाची के रूप में कर रहे हो या यथावत कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। जब आपको समझ में आएगा कि कहाँ समस्या पैदा हो रही है। संक्षेप में, नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। अब आता है कि भाषा में आधुनिकता लाना क्या है, तो ये आंसर आपको लिखना है। मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है इस पैराग्राफ में। आपको ये लिखना है कि भाषा में आधुनिकता लाना क्या है, कि भाषा में आधुनिकता क्या है। तो नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप यानी अनुसार नए शब्दों के गढ़ने मात्र से, गढ़ना यानी कि नए शब्दों के निर्माण मात्र से, यहाँ आ जाएगा निर्माण, कि निर्माण मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है, बल्कि वर्ण का मतलब क्या होता है? बल्कि नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है, क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। व्यवहारिकता यानी प्रयोग करना या बोलना या उपयोग में लाना। ठीक है, नए शब्दों का, जो भी शब्द आया उनको प्रयोग करना, उनका बोलना, उनका उपयोग में लाना, ज़्यादा से ज़्यादा उसका अभ्यास करना, ये होता है व्यवहारिकता। ठीक है, नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी
कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। अब देखिए भाषा में आधुनिकता कब आ सकती है या भाषा में व्यवहारिकता कब आ सकती है, जब आप जो भी नए शब्द है या नए प्रयोग है उनको पाठ्य पुस्तकों में तो आपने रखा ही है, साहित्य में तो आपने रखा ही है, साथ में शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। अब पढ़ रहे हैं वो भी ठीक है, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके सामने भी अगर आप इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कई ऐसे निरक्षर व्यक्ति हैं जिनको पता है कि कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर चाहे वो कैसे भी यूज सकते, कई लोग उसका उच्चारण सही नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट वो कर तो रहे हैं, उनको पता है कंप्यूटर क्या होता है, उनको मालूम है भाई कंप्यूटर की पढ़ाई करने जा रहा है हमारा पोता, हमारा जो बेटा है वो कंप्यूटर की पढ़ाई करने जा रहा है, भाई ये कंप्यूटर है, भले चलाना आता है नहीं आता है लेकिन बोलना तो आया। उन्होंने अपनी भाषा में व्यवहारिकता लाई, नए शब्दों का प्रयोग करा, नए शब्दों को रखना ज़्यादा सही समझा। ठीक है, यही तो होता है, और क्या होता है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर भाई प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब हम स्वयं ही जो भी नए नए प्रयोग होते हैं, जो भी नई भाषा आती है, अन्य भाषा क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ आए हैं या अन्य विदेशी लोग आए हैं, उनके शब्दों को हमने कुछ शब्दों को हमारी भाषा में स्थान दे दिया है और फिर हमें बोलने में आसानी हो गई है या उनके साथ आचार व्यवहार करने में हम आसानी महसूस कर रहे हैं, या वो हमारी बात समझ पा रहे हैं या हम उनकी बातों को समझ पा रहे हैं, तो ही वही तो भाषा में आधुनिकता है, वही तो आधुनिक भाषा कहलाएगी। और क्या कहलाएगी? या हम अड़े रहे नहीं भाई इसके शब्द हमारी भाषा में नहीं प्रवेश करने चाहिए। आज अंग्रेजी के कितने सारे शब्द हैं जो हिंदी में प्रवेश करे हुए हैं। अंग्रेजी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। हम कहेंगे कि विदेशी भाषा है भाई। हमारे जो अत्याचारी लोग थे, जो अंग्रेज थे, जो हमारे साथ अत्याचार करते थे, हमारे जितने भी शहीद हैं उनको किस तरह से उन्होंने प्रताड़ित किया है या हमें गुलाम बना के रखा है, 200 साल तक हमारे देश पर राज्य किया है, उसके बाद हम इस देश के इतने से तत्व को भी, इतनी सी निशानी को भी नहीं रखना चाहें तो क्या होगा? क्या हम इस ग्लोबल में संपर्क कर सकते हैं? क्या हम किसी और देश के साथ में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भाषा में आधुनिकीकरण, नवीनीकरण या परिवर्तन आवश्यक होता है और करना ही चाहिए। जैसे जीवन में भी तो करते हैं। प्राचीन काल का जीवन है, आप अपनी दादी वादी से पूछना, दादी नानी जो भी है उनसे पूछना आपने कैसे जीवन जिया था, वो बताएगी हमारे समय में तो टीवी भी नहीं था, हमारे समय में तो कूलर भी नहीं था, हमारे समय में तो एसी भी नहीं था, ये होता क्या है। आप जब भी अपने घर में कोई वैज्ञानिक आविष्कार की गई चीज़ों को लाते होंगे तो वो आश्चर्य से देखती होगी ये चलता कैसे है। कई महिलाओं को तो यही नहीं पता है ये स्मार्टफोन चलता कैसे है। आप उनके सामने कभी खोल कर बैठिए और कभी उनको है ना, जैसे महिलाएं होती है या आपके जो दादा दादी है, अगर पढ़े लिखे हैं दादा दादी तो उनको तो आता होगा, और अगर नहीं है तो आप उनके सामने कभी बताइए कि देखिए वहाँ अगर आपको जानकारी चाहिए, पुरानी चीज़ें देखनी है, पुराने महलों के बारे में या फिर कोई ऐसे राष्ट्र नेता के बारे में या फिर आज़ादी की लड़ाई के विषय में, जिस समय में वो थे उस समय की बातें बताइए, या आपके इतिहास से विषय में या कोई राजा महाराजा की कहानी के बारे में बताइए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। वो देखेंगे देखो यहाँ हम बैठे बैठे ये देख रहे हैं, हमने तो टीवी देखा था, ये जो टीवी है ये इस साइज का ही टीवी देखा था, वहाँ बैठकर देखा था, अब यहाँ तो आप जो टीवी में जो आ रहा है वही देखोगे, अब यहाँ तो आप अपनी मर्जी का कुछ भी देख सकते हो। तो बहुत आश्चर्य होगा क्योंकि वो इन चीज़ों से नहीं गुजरे हैं, इन चीज़ों का उन्होंने प्रयोग नहीं करा है। वो जिस पीढ़ी में जन्मे थे उस समय ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, तो उनके लिए तो एक तरह का चमत्कार हो गया है कि इतना बड़ा चमत्कार है। आप कभी भी देखिएगा काफ़ी आश्चर्य होता है इनको। तो इसीलिए भाषा में आधुनिकीकरण जरूरी है, क्योंकि अगर हम भी उसी परिपाटी से जीवन जीते जो आविष्कार हुए हैं, यानी फ़ोन का आविष्कार हुआ है, मोबाइल का हुआ है, अगर हम उनको स्वीकार नहीं करते तो क्या हम आधुनिक बन पाते? क्या हम मॉडर्न बन पाते? मॉडर्न का मतलब ये नहीं होता है आप पाश्चात्य संस्कृति यानी कि वहाँ के कल्चर को पूरी तरह से अपना लो जो सार। अब ऐसा है कि एक कहावत आती है उसमें कि दूध और पानी को मिक्स करके रखा जाता है, लेकिन हंस में ये एक गुण होता है कि वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही
हजारों संस्कृतियाँ आएगी, कई सैकड़ों संस्कृतियाँ आएगी, कई लोग आएंगे आपसे, कई तरह के आचार विचार वाले होंगे, लेकिन आपको उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करना है जो आपके जीवन में सार्थक होती हो, जो आपके जीवन को सफल बनाती हो। यानी कि थोते थोते चीज़ों को फेंक देना है, सार सार ग्रहण करना है। तो ऐसे ही सार तत्वों को आप ग्रहण कीजिए, फालतू की चीज़ों को नहीं। जैसे पहनावे को लेकर हमारे देश में, हमारी संस्कृति में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है और नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति को जरूर अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन सार तत्वों में अनुसरण करना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति का अनुसरण कर रही है, यानी कि हमारी संस्कृति को कॉपी कर रही है। विदेशों में साड़ियाँ पहनी जा रही है, सलवार सूट पहने जा रहे हैं, तो हमारी संस्कृति के लोग हैं जो पता नहीं कौन कौन सी ड्रेसेस पहनते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कल्चर है, हर देश का एक कल्चर होता है, हर सभ्यता का एक कल्चर होता है, संस्कृति होती है, उसको बनाए रखने का दायित्व हम पर होता है। कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई समाज नहीं है या पर्टिकुलर कोई लोग नहीं है जो आगे पीढ़ी चलाएंगे। हम ही लोग हैं, हमें ही हमारे आने वाली पीढ़ी को बताना है कि हमारी संस्कृति क्या है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, भाषा और आधुनिकता। और मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा में किस प्रकार से आधुनिकीकरण करना आपको और कैसे नहीं करना चाहिए, किन किन तत्वों को रोकना चाहिए, कैसे व्यवहारिक भाषा बन सकती है, सारी चीज़ें। तो चैप्टर समाप्त हुआ हमारा। कल मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।